ऑलराइट गाइस, तो आज हम लोग ESP8266 एंड ESP32 बोर्ड को यूज़ करके DHT11 सेंसर डेटा को फायरस्टोर डेटाबेस पे अपडेट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डेटाबेस सेटअप करेंगे, देन हम लोग देखेंगे सर्किट डायग्राम एंड उसके बाद हम लोग कोडिंग पार्ट पे मूव करेंगे। सो डेटाबेस सेटअप करने के लिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हो फायरबेस, देन यहाँ से आपको फायरबेस कंसोल पे जाना होगा। यहाँ से आपको ऐड प्रोजेक्ट करना है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कुछ प्रोजेक्ट्स क्रिएट किया हुआ है, सो ऐड प्रोजेक्ट में कर लेता हूँ। ऐड प्रोजेक्ट करने के बाद आपको सिंपली प्रोजेक्ट नेम सेट करना होगा। नेम आप पे डिपेंड करता है आप क्या नेम सेट करना चाहते हो। नेम टाइप करने के बाद सिंपली कंटिन्यू करना है। गूगल एनालिटिक्स मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको एनेबल नहीं रखना चाहता। सिंपली क्रिएट प्रोजेक्ट करना है एंड कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा और ये हो भी गया। सिंपली कंटिन्यू करते हैं एंड यहाँ से हमें एक वेब ऐप ऐड करना होगा अपने फायरबेस प्रोजेक्ट पे। सो वेब पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको कोई भी नेम पास करना है। ऐसा नहीं है आपका जो प्रोजेक्ट नेम है वही यहाँ पे आपको ऐड करना है, कुछ भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सो नेम ऐड करने के बाद रजिस्टर ऐप, देन कंटिन्यू टू कंसोल। कंटिन्यू करने के बाद बिल्ड पे जाना है, उसके बाद बिल्ड पे जाना है, ऑथेंटिकेशन पे जाना होगा, गेट स्टार्टेड। देन यहाँ से ईमेल पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना होगा, इसको एनेबल करना है, सेव। सो ईमेल पासवर्ड प्रोवाइडर ऐड हो चुका है। अभी हमें यूज़र्स ऐड करना होगा, ऐड यूज़र एंड यहाँ से आपको आपका कोई भी एक मेल एंड पासवर्ड डालना पड़ेगा। सो बेसिकली यहाँ पे एक यूज़र क्रिएट करना है। सो यूज़र क्रिएट करने के लिए एक ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना होगा, जिसे हम NodeMCU बोर्ड पे फायरबेस डेटाबेस को ऑथेंटिकेट करेंगे। सो ईमेल पासवर्ड ऐड करने के बाद सिंपली ऐड यूज़र करना है और यहाँ पे यूज़र ऐड हो गया है। अभी अगेन बिल्ड पे जाना होगा एंड फायरस्टोर डेटाबेस सेलेक्ट करना है क्योंकि हम फायरस्टोर के साथ काम करेंगे। क्रिएट डेटाबेस करना है एंड लोकेशन यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। लोकेशन आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट मैं यहाँ से मुंबई सिलेक्ट कर लूँगा क्योंकि अगर इंडिया का सर्वर रहेगा तो मेरे लिए रिस्पॉन्स टाइम मिनिमाइज हो जाएगा। सो मुंबई मैंने सिलेक्ट कर लिया है एंड नेक्स्ट करना होगा, अगेन एनेबल। देन कुछ सेकंड्स का टाइम लेगा एंड उसके बाद डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। सो डेटाबेस हमारा क्रिएट हो गया है। अभी हमें रूल्स एडिट करना होगा, रूल्स पे जाना है, देन इस फॉल्स को हटाना है, रिक्वेस्ट डॉट ऑथ नॉट इक्वल टू नल। सो इससे ऑथेंटिकेट यूज़र के लिए रीड राइट एनेबल हो जाएगा। सो इस रूल को पब्लिश करना है। सो अभी हम लोगों ने ऑथेंटिकेशन पे जो यूज़र ऐड किया है उस यूज़र अगर इस डेटाबेस को एक्सेस करेगा तो उसके लिए रीड राइट अलाउ हो जाएगा। सो डेटाबेस सेटअप हो गया है। अभी हमें API की एंड प्रोजेक्ट ID चाहिए होगा इस डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए ESP32 बोर्ड के साथ। सो उसके लिए आपको जाना होगा प्रोजेक्ट ओवरव्यू के साइड में जो ये गियर आइकन दिख रहा होगा इस पर क्लिक करना है, प्रोजेक्ट सेटिंग्स पे जाना है। देन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वेब API की एंड प्रोजेक्ट ID एंड हमें यूज़र भी चाहिए। यूज़र के साथ डेटाबेस पे एक्सेस करना है, नहीं तो हमें डेटाबेस से कोई भी डेटा हम रीड राइट कर नहीं पाएंगे। सो यूज़र हमने ऑथेंटिकेशन पे ऐड कर रखा है। सो ये हमारा यूज़र थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ऐड किया था। यहाँ से आप मल्टीपल यूज़र्स भी ऐड कर सकते हो। सो अभी देख लेते हैं सर्किट डायग्राम। सो सर्किट डायग्राम बहुत ही सिंपल है। मैंने NodeMCU बोर्ड के साथ एक DHT11 सेंसर कनेक्ट कर रखा है। सो DHT11 सेंसर का डेटा पिन को मैंने कनेक्ट कर रखा है NodeMCU D4 पिन के साथ एंड VCC पिन को कनेक्ट कर रखा है NodeMCU 3 वोल्ट पिन के साथ एंड ग्राउंड पिन को NodeMCU ग्राउंड पिन के साथ कनेक्ट कर रखा है। सो अभी चलते हैं Arduino IDE पे एंड देखते हैं हम DHT11 सेंसर डेटा को कैसे फायरस्टोर डेटाबेस पे अपडेट कर सकते हैं। सो टॉप पे मैंने कुछ लाइब्रेरीज इंक्लूड कर रखा है और ये कोड बोथ ESP32 एंड ESP8266 दोनों बोर्ड के साथ काम करेगा क्योंकि मैंने डिफाइन कर रखा है। सो अगर आपका बोर्ड ESP32 है तो Wi-Fi.h लाइब्रेरी को कंसीडर करेगा एंड अगर आपका बोर्ड ESP8266 है तो ESP8266 Wi-Fi.h इस इंक्लूड स्टेटमेंट को कंसीडर करेगा। देन उसके बाद इंक्लूड कर रखा है फायरबेस ESP क्लाइंट लाइब्रेरी एंड उसके बाद टोकन हेल्पर को इंक्लूड कर रखा है। तो बेसिकली एक लाइब्रेरी फाइल है जो कि टोकन जनरेशन पे काम आएगा एंड उसके बाद DHT11 सेंसर लाइब्रेरी को भी इंक्लूड कर रखा है। देन DHT सेंसर के लिए D4 DHT पिन डिफाइन कर रखा है एंड DHT टाइप डिफाइन कर रखा है DHT11 क्योंकि हम DHT11 सेंसर के साथ काम कर रहे हैं एंड उसके बाद DHT लाइब्रेरी के लिए एक इंस्टेंस क्रिएट कर रखा है जिसको पैरामीटर देना पड़ता है DHT पिन एंड DHT टाइप। देन मैंने अपना वाईफाई क्रेडेंशियल्स ऐड कर रखा है जो कि आपको अपना वाईफाई SSID एंड पासवर्ड से रिप्लेस करना होगा एंड उसके बाद हमें चाहिए API की एंड प्रोजेक्ट ID। सो API की आपको कहाँ मिलेगा मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है। सो फायरबेस कंसोल पे जाना है एंड प्रोजेक्ट ओवरव्यू पे जो गियर आइकन दिख रहा होगा इस पर क्लिक करना है। देन प्रोजेक्ट सेटिंग्स पे जाना है एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा वेब API की। सो इस API की को कॉपी करना है एंड इसको रिप्लेस कर देना है। उसी तरीके से फायरबेस प्रोजेक्ट ID भी हमें चाहिए होगा, उसको भी कॉपी करके रिप्लेस कर देना है। उसके बाद हमें चाहिए यूज़र क्रेडेंशियल्स। सो क्रेडेंशियल्स के लिए आपको ऑथेंटिकेशन पे जाना होगा। देन यहाँ पे हम लोगों ने एक यूज़र ऐड किया था ईमेल एंड पासवर्ड
उसको इस पे ईमेल एंड पासवर्ड पे पास कर देना है। देन मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रखा है। सो फायरबेस डेटा के लिए एफबीडीओ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रखा है, फायरबेस ऑथ के लिए ऑथ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रखा है एंड फायरबेस कॉन्फिग के लिए कॉन्फिग नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रखा है। देन इनसाइड वॉइस सेटअप फंक्शन सीरियल मॉनिटर को इनिशियलाइज करा दिया है, पोर्ट रेट रखा है 115200। डीएसटी सेंसर को इनिशियलाइज करा दिया है dst.begin। देन ये जो पीस ऑफ कोड है ये वाईफाई कनेक्टिंग टास्क को कंप्लीट करेगा, मतलब डिवाइस को वाईफाई नेटवर्क के साथ कनेक्ट कराएगा। एंड उसके बाद फायरबेस क्लाइंट वर्जन को प्रिंट करा रखा है। देन config.api की पे API की जो हम लोगों ने पेस्ट किया था उसको असाइन कर दिया है। एंड उसी तरीके से ऑथ यूज़र ईमेल एंड पासवर्ड पे यूज़र का ईमेल एंड पासवर्ड को असाइन कर दिया है। देन उसके बाद है एक कॉलबैक फंक्शन। सो बेसिकली ये टोकन जनरेशन में काम आता है। जो हमारा ESP डिवाइस फायरबेस के साथ ऑथेंटिकेशन करेगा वो बेसिकली एक टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन होता है, तो उस टास्क के लिए ये कॉलबैक फंक्शन काम करता है। देन फायरबेस सर्वर को स्टार्ट कर दिया है, firebase.begin एंड पैरामीटर दे रखा है config एंड auth। द नेक्स्ट firebase.reconnect वाईफाई ट्रू। सो बेसिकली डिवाइस नेटवर्क से अगर डिस्कनेक्ट हो जाता है तो ये रिकनेक्ट फंक्शन डिवाइस को अगेन नेटवर्क के साथ कनेक्ट करवाने के लिए फोर्स करेगा। एंड उसके बाद इनसाइड लूप फंक्शन एक डॉक्यूमेंट पाथ नाम का स्ट्रिंग वेरिएबल बना रखा है, जिसका वैल्यू मैंने रखा है ESP data/dst11। सो अगर आपको पता होगा फायरस्टोर के अंदर डेटा किस तरीके से पोस्ट हम करते हैं, सो बेसिकली एक कलेक्शन नेम होता है, उसके अंडर रहता है डॉक्यूमेंट नेम, देन डॉक्यूमेंट के अंदर हमारा फील्ड्स रहता है। सो ये ESP डेटा होगा कलेक्शन नेम एंड dst11 होगा डॉक्यूमेंट नेम। एंड उसके बाद एक फायरबेस जेसन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रखा है कंटेंट नाम से एंड दो फ्लोट वेरिएबल ले रखा है टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। एंड dst11 सेंसर से टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी डेटा को रीड करके इन दोनों वेरिएबल पे स्टोर करा रखा है। एंड उसके बाद प्रिंट कर रखा है टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी वेरिएबल को। एंड उसके बाद एक इफ स्टेटमेंट ले रखा है, कंडीशन रखा है नॉट इज नन टेम्परेचर, लॉजिकल एंड ऑपरेटर के साथ नॉट इज नन ह्यूमिडिटी। सो अगर किसी वजह से dst11 सेंसर से डेटा रीड नहीं हो पा रहा है तो टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी वेरिएबल का वैल्यू रहेगा नन। सो इसने ये चेक कर रहा है टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी वेरिएबल का वैल्यू कहीं नन तो नहीं है। सो अगर नन रहता है तो ये कंडीशन हो जाएगा फॉल्स। एंड अगर वैल्यू रीड कर पा रहा है तो टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी वेरिएबल पे वैल्यू होगा एंड वैल्यू रहने पे ये कंडीशन हो जाएगा ट्रू। कंडीशन ट्रू होने पे कंट्रोल इस ब्लॉक के अंदर आएगा। सो ब्लॉक के अंदर फायरस्टोर डेटाबेस पे डेटा पोस्ट करने के लिए जेसन ऑब्जेक्ट के साथ एक स्ट्रक्चर बिल्ड कर रखा है। सो बेसिकली हमारा फील्ड नेम होगा टेम्परेचर एंड हमें स्ट्रिंग वैल्यू पोस्ट करना है एंड जो वैल्यू हमें पोस्ट करना है वो वैल्यू है टेम्परेचर। ऑब्वियसली हम टेम्परेचर फील्ड पे टेम्परेचर वैल्यू ही पोस्ट करेंगे। सो इस टेम्परेचर वेरिएबल को स्ट्रिंग पे कन्वर्ट कर रखा है एंड सेकंड आर्गुमेंट मैंने 2 पास कर रखा है क्योंकि पॉइंट के बाद हमें 2 डेसिमल डिजिट चाहिए। सो अगर टेम्परेचर 16 डिग्री है तो 16.00 इस तरीके से डेटाबेस पे पोस्ट हो जाएगा। एंड उसी तरीके से ह्यूमिडिटी फील्ड के लिए भी स्ट्रक्चर बिल्ड कर रखा है एंड सीरियल प्रिंट कर दिया है update/add dst डेटा। एंड उसके बाद डेटा पोस्ट करने के लिए एक इफ स्टेटमेंट ले रखा है। सो इफ के अंदर रखा है firebase.firestore देन पैच डॉक्यूमेंट। सो यहाँ पे जो मैंने ये पैच डॉक्यूमेंट यूज़ किया है ये बेसिकली डेटा को अपडेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आपको डेटा क्रिएट करना है तो आप क्रिएट डॉक्यूमेंट भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हमें यहाँ पे बार बार डेटा अपडेट करते रहना है, पोस्ट करते रहना है, ये लूप चलता रहेगा और हमारा डेटा अपडेट होता रहेगा। सो इसलिए मैंने पैच डॉक्यूमेंट का यूज़ किया है। एंड उसके बाद फायरबेस डेटा ऑब्जेक्ट देन प्रोजेक्ट ID एंड एक एम्प्टी स्ट्रिंग छोड़ रखा है। देन डॉक्यूमेंट पैथ डॉट सी स्ट्रिंग। सो एक स्ट्रिंग वेरिएबल बना रखा था डॉक्यूमेंट पैथ जिसका वैल्यू रखा था ESP data/dst11। सो मैंने बताया आपको ESP डेटा होगा कलेक्शन नेम एंड dst11 होगा डॉक्यूमेंट नेम। सो इसको सी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके पास कर दिया है। देन कंटेंट रॉ जो हमारा फायरबेस जेसन ऑब्जेक्ट था। देन हमें किस फील्ड में डेटा पोस्ट करना है। सो हमें टेम्परेचर फील्ड में डेटा पोस्ट करना है तो टेम्परेचर को मैंने यहाँ पे पास कर रखा है। सो ये पीस ऑफ कोड रन होने से ESP डेटा कलेक्शन के अंदर dst11 डॉक्यूमेंट के अंदर टेम्परेचर फील्ड में डेटा पोस्ट हो जाएगा। एंड उसी तरीके से हमें ह्यूमिडिटी डेटा भी पोस्ट करना है। सो दोनों डेटा पोस्ट करने के लिए मैंने एक लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज़ कर रखा है एंड सेम उसी तरीके से हमें ह्यूमिडिटी डेटा भी पोस्ट करना है। सब कुछ सेम है, बस मैंने यहाँ पे लास्ट आर्गुमेंट जो मैंने पास कर रखा है वो ह्यूमिडिटी पास कर रखा है। एंड उसके बाद जो डेटा हम पोस्ट कर रहे हैं वो सीरियल पे प्रिंट कर रखा है एंड एल्स पे प्रिंट कर रखा है fbdo.error. सो अगर किसी वजह से डेटा पोस्ट नहीं हो पा रहा है तो कंसोल पे हमें एरर लॉग शो कराएगा। एंड अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो उस केस पे सीरियल पे प्रिंट कर रखा है फेल टू रीड DST डेटा। एंड उसके बाद डिले लगा रखा है 1000 ms। एंड अभी इस कोड को अपलोड कर देते हैं, देखते हैं डेटाबेस पे हमें डेटा मिलता है या नहीं। सो कोड अपलोड होने के बाद सीरियल पे आप देख सकते हो डेटा पोस्ट होना स्टार्ट हो गया है। एंड अभी डेटाबेस पे जाके भी देख लेते हैं। सो डेटाबेस पे आप देख सकते हो एक कलेक्शन ऐड हो चुका है ESP डेटा नाम से एंड एक डॉक्यूमेंट ऐड हो चुका है dst11 नाम से एंड हमें यहाँ पे ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर डेटा मिल रहा है। सो अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ देन अगेन टेम्परेचर फील्ड क्रिएट हो जाएगा एंड अगेन डेटा यहाँ पे आ जाएगा। सो देख सकते हो आप टेम्परेचर डेटा फिर से यहाँ पे पोस्ट हो गया है। एंड इस बार ह्यूमिडिटी को डिलीट करके देखते हैं।
सो आप देख सकते हो ह्यूमिडिटी को डिलीट करने के बाद अगेन ह्यूमिडिटी डेटा पोस्ट हो गया है। सो डॉक्यूमेंट पाथ मैंने यूज़ किया था ESP डेटा /DHT11। सो ESP डेटा है कलेक्शन नेम, देन स्लैश के बाद जो मैंने DHT11 पास कर रखा है ये है डॉक्यूमेंट नेम, एंड जो हमारा फील्ड था ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर वो आप यहाँ पे देख सकते हो। कंटेंट सेट पे मैंने टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी फील्ड सेट कर रखा था। एंड स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर 2 आर्गुमेंट मैंने पास कर रखा था, टेम्परेचर कॉमा के बाद 2 पास कर रखा था क्योंकि मुझे पॉइंट के बाद 2 डेसिमल डिजिट चाहिए था जो कि हमें एज एक्सपेक्टेड मिल रहा है। सो कुछ इस तरीके से आप ESP32 एंड ESP8266 बोर्ड को यूज़ करके क्लाउड फायरस्टोर पे डेटा पोस्ट कर सकते हो, डेटा अपडेट कर सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम डेटा रीड कर सकते हैं फायरस्टोर से। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को कर दो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट ड्रॉप कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।